बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बहस तो होती रहेगी। आप पहले ये बताएं, चाय पियेंगी या ठंडा? मैंने उनकी बेमानी बहस को रोका। नहीं थैंक्स, मैं नाश्ता करके आ रही हूँ। कोई बात नहीं, हम गरीबों की चाय के लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लें, अमजद ने कहा। ठीक है भैया, आपकी बात तो नहीं ठुकराई जा सकती ना। जानू को भी भाई कहना, या अकेला मैं ही गुनाहगार हूँ? अमजद शिकायती लहजे में बोला। नहीं, ये जानू साहब भी ठीक हैं, बल्कि जान ही फिट रहेगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना जान? उसने शौक नज़रों से मेरी जानिब घूरा। उसका लहजा और अंदाज देखते हुए मैंने बेसाख्ता सर पर हाथ फेरा। मेरी सोचों में बेसाख्ता शीतल दर आई। वो पगली मुझे दिल की गहराइयों से चाहने लगी थी और मेरे लिए सारी दुनिया को ठुकराने पर तैयार हो गई थी। अब तो शायद उसकी शादी भी हो गई हो। मेरे जहन में एक अमकानी सोच उभरी। किन ख्यालों में खो गए हो भाई? मिस रज़िया कह रही हैं कि मुझे भाई और आपको भाई जान कहेंगी, समझे? मैंने सिर्फ जान कहा है। रज़िया ने जल्दी से उसकी तरदीद की। छोड़ो यार इस बहस को और चाय बनाकर ले आओ, मैंने अमजद से कहा, और वो समझ गया कि मुझे रज़िया की ये बात पसंद नहीं आई थी। हाँ भाई, अब मुंशी गरीब ने तो चाय ही बना कर पिलानी है ना, तनख्वाह जो हलाल करनी हुई। क्यों, घर में कोई औरत मौजूद नहीं है क्या? उसने हैरानी से पूछा। मौजूद है, मगर हमारी मेहमान है मिस रज़िया मीर नियाज खान, और उससे हम चाय बनवाने से तो रहे। इसकी बात पर रज़िया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। तुम भी बड़ी शय हो अमजद भाई। या अल्लाह, फिर वही भाई? अमजद मसनूई बेजारी जाहिर करता हुआ चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। मिस रज़िया, अगर माइंड ना करें तो मैं तशरीफ़ आवरी का मकसद जान सकता हूँ? अमजद के जाते ही मैंने नरम लहजे में पूछा। जानू साहब, एक तो मैंने माजरत करनी थी कि कल रात मैं गुस्से में आपके साथ गुस्ताखी कर बैठी और नामुनासिब अल्फाज से पुकारने के साथ साथ आप पर हमला करने की जुर्रत भी कर बैठी। ये आपका बड़ापन था कि आपने जवाबी कार्रवाई से गुरेज किया। मैं रियली बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं मिस रज़िया, वो एक वक्ती इश्तियाल था जिससे मगलूब होकर आपने ये कदम उठाया था। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। थैंक यू मिस्टर उमर जान। वो हल्के से मुस्कुराई। शायद बात बात पर मुस्कुराना उसकी आदत थी, या इसे इसके मुस्कुराने की तबाहकारियों के बारे किसी ने बता दिया था और वो जानबूझकर मुखालिफ को एहसास महरूमी में मुब्तला करने की कोशिश में मसरूफ़ रहती। दूसरा, मेरा यहाँ आने का मकसद आपको दावत पे बुलाना था। आज हमने हवेली में एक छोटा सा जश्न मनाने का अहतमाम किया है। आपकी शिरकत हमारे लिए बायसे फ़ख्र होगी। इसके अलावा डैडी भी आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उन्होंने कुछ शायद ख़ास अमूर पर आपसे गुफ्तगू करनी है। मुझसे किस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है, ये आप उन्हीं से पूछ लेना, मैंने मुस्कुराकर पूछा। और ये जश्न वगैरह किस सिलसिले में मनाया जा रहा है? कहीं आपकी मंगनी वगैरह का तो चक्कर नहीं चल रहा? मंगनी का ऐलान भी हो सकता है अगर एक बंदा मान जाए, वो मानी खेज लहजे में बोली। वैसे जश्न तो मुकदमा जीतने की खुशी में मनाया जा रहा है। कौन सा मुकदमा? मैंने उसके मानी खेज लहजे में एक बंदे के मान जाने की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। कोहाट के दो खानों के साथ हमारा ज़मीनों का झगड़ा चल रहा था। वो मुकदमा हम जीत गए हैं। इसी सिलसिले में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है और मेहमान भी हैं, लेकिन डैडी ने आप दोनों के लिए मुझे खुसूसी तौर पर भेजा है। किन दो के लिए आप खुसूसी तौर पर आई हैं? अमजद चाय के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैं अपने अलावा और किसी का नाम आपके साथ नहीं सुन सकता। उमर जान का नाम भी नहीं सुन सकते? वो हस्बे आदत मुस्कुराई। ये तो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। बहरहाल छोड़ें इसे, चाय लें ताकि आपको मेरी खूबियों का अंदाज़ा हो और आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकें। कौन सा फ़ैसला? उसने ट्रे से कप उठाया। यही जो आपने मुझे भाई जैसे कातलाना नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। भाई कातलाना नाम है तो और क्या, प्यार मोहब्बत इश्क का कातिल ही तो है। इसके अंदाज पर हम दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। फंटास्टिक भाई, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं आप तो। वो चाय की चुस्की लेकर तारीफ़ी लहजे में बोली। अमजद चूँकि चीनी दूध वगैरह पहले से ही मिक्स करके ले आया था, इसलिए हम सब अपने अपने कप पकड़कर चाय पीने में लगे थे। वैसे भी ये उमरा के चौंचले हैं और हमने अपने आप को कभी भी इस तबके में शुमार नहीं किया था। खाना इससे भी अच्छा बनाता हूँ, खुदा की कसम, ऐश करोगी ऐश। अमजद ने एक मरतबा फिर शगुफा छोड़ा और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। हंसते हुए वो यकीनन ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। अच्छा छोड़ें भैया इस मजाक को। मैं दरअसल आप दोनों को खाने की दावत देने आई थी और आप लोगों ने लाजमन आना है। इनकार मैं नहीं सुनूंगी। शाम को घर में ही रहना, आप लोगों को लेने के लिए गाड़ी पहुंच जाएगी। मगर आज रात तो
अमजद ने मेरी आंखों में झांका। हाँ, क्या है आज रात को? वो मसनूई गुस्से से बोली। हम पहले से ही कहीं पर मदऊ थे। अमजद ने बहाना बनाया। मुझे कुछ नहीं पता, बस आपने आना है, मगर एक शर्त पर। अमजद मेरी तरफ से रजामंदी का इशारा पाकर बोला। कौन सी? मुझे अमजद कहकर बुलाओगी या कम अज कम माजू ही कह लिया करो, इसके अलावा कोई नहीं। और अगर मैं जानी कहकर पुकारूं फिर? वो शरारती लहजे में बोली। आपके मुंह में घी शक्कर, अमजद बेसाख्ता बोला और हम सब कहका लगाकर हंस पड़े। और हाँ, एक और दिलचस्प बात सुनाऊं? वो अचानक अपनी हंसी रोकते हुए बोली। मेरा ख्याल है कल आप लोगों ने वो दोनों बंदे पुलिस के हवाले कर दिए थे। हाँ, मगर इसमें दिलचस्पी की कौन सी बात पैदा हो गई? अमजद ने मुंह बनाया। अल्लाह के बंदे, अखबार पढ़कर देखो, इंस्पेक्टर ताहर ने बड़े सख्त मुकाबले के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। वो शब्बीर शाह नामी नाज़िम के कत्ल में मुलव्विस थे और पुलिस को हद दर्जा मतलूब थे। कल रात को पकड़ा है, सुबह अखबार में भी आ गया है। मेरे लहजे में हैरानी थी। जी, ऐसी खबरें अखबार वालों तक बगैर किसी ताखीर के पहुंचाई जाती हैं। हाँ, ये तो है। मैंने इस बात में सर हिलाया। बहरहाल हमने अपने सर से बला उतारनी थी सो उतार दी, बाकी पुलिस वाले जाने और उनका काम। अच्छा, अब मैं चलूंगी। वो खड़ी हो गई। तो फिर शाम को आना तय हो गया ना? हम भी चलते हैं आपको छोड़ने के लिए। हम दोनों खड़े हो गए। नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं चली जाऊंगी। वो रस्मी तकल्लुफ से बोली। कोई बात नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। अमजद खलूस से बोला। शुक्रिया अमजद, बब सॉरी, जुबान पर चढ़ गया है। वो भाई कहते कहते रुक गई। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा, अमजद इत्मीनान से बोला। और हम सब एक मरतबा फिर हंस पड़े। शाम को 7 बजे के करीब रजिया खुद गाड़ी लेकर हमें लेने पहुंच गई। हम दोनों ने तय किया था कि पार्टी के ख़त्म होने के बाद इंस्पेक्टर ताहिर की सरकूबी के लिए इसके क्वार्टर की तरफ जाएंगे। दिन को रजिया को उसके घर छोड़कर हम दोनों ने वापसी पर उसके क्वार्टर की रैकी कर ली थी। पार्टी अटेंड करने के लिए मेरा दिल तो किसी खसूसी तैयारी का नहीं था, मगर अमजद के इसरार पर मैंने 3 पीस सूट पहन लिया था। मेरे पास चूंकि शीतल के दिए हुए 3-4 सूट पड़े थे, इसलिए उनमें से एक सूट मैंने अमजद के हवाले भी कर दिया था। हम दोनों के कदो कामत में कोई नुमाया फ़र्क नहीं था, इसलिए वो सूट अमजद को भी बिल्कुल फिट ही आया था। शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी पार्टी को रौनक बख्शने के लिए इतना एहतमाम किया। रजिया ने हमें सताइशी नज़रों से घूरा। ये एहतमाम सिर्फ आपके लिए है, पार्टी वार्टी हम नहीं जानते, अमजद ने जवाब दिया। आप दोनों मेरे लिए तैयार हुए हैं? नहीं, सिर्फ अमजद। मैंने ये एहतमाम पार्टी के लिए किया है। मेरा लहजा काफ़ी खुश्क था। चलें। मेरी बात सुनकर वो वापस मुड़ते हुए मायूस लहजे में बोली। मैंने तो सोचा था सिर्फ शीतल ही बेवकूफ़ थी, अमजद आहिस्ता से बुड़बड़ाया। जितनी भी होंगी शहला से कम ही होंगी, मैं इसी के अंदाज में बोला। शहला से कम? वो डॉक्टर है जानू साहब। मुझे कुछ कहा है? कार का दरवाज़ा खोलती हुई रजिया ने हमसे पूछा। नहीं, हमारी आपस की बात थी। मैं पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर बैठता हुआ बोला। अमजद भी मेरे साथ ही बैठ गया था। अपनी क्या रजिया जी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि इन कपड़ों में आप किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? वो कार आगे बढ़ाते हुए हसरत भरे लहजे में बोली। उसकी कार के पीछे उसके मुहाफिजों की जीप भी चल पड़ी थी। इसके मूड पर ना जाएं, ये पहले पहल इसी तरह बेनियाजी दिखाकर लड़कियों को फांसता है। लड़कियों को? क्या मतलब? इसके ताल्लुकात किसी और लड़की से भी हैं क्या? कई लड़कियों से हैं, कई लड़कियों से, अमजद जल्दी से बोला। और रजिया बैक मिरर में तीखी निगाह से मेरी जानिब देखने लगी, मगर नाकाफ़ी रोशनी की वजह से वो मेरे तासुरात देखने में नाकाम रही थी। मैं उनकी बातों को छोड़कर आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठ गया। रजिया की निगाहें और रजिया के अंदाज़े गुफ्तगू मुझे जो पैगाम सुनाना चाह रहा था वो मेरे लिए नया नहीं था, मगर रजिया जैसी लड़की मेरी मंजिल नहीं हो सकती थी। सादिया के बाद अगर मैं किसी से मुतासर हुआ था तो वो शीतल थी, लेकिन शीतल का भी मेरी ज़िंदगी में आना नामुमकिन लगता था। शायद अब तक उसने शादी भी कर ली हो। मेरे जहन में सोच की एक लहर उठी। मेरे लिए वो कब तक इंतज़ार कर सकती थी? इंतज़ार भी ऐसा जो लाहासिल था। बहरहाल मैंने सर झटक कर उन सोचों से पीछा छुड़ाया। रजिया, शीतल या कोई भी हुई, मेरी ज़िंदगी में चौधरी अकबर की मौत के बाद ही आ सकती थी। उस वक्त गाड़ी उनकी हवेली के गेट पर पहुंच गई थी। चौकीदार ने गाड़ी पहचानते ही गेट का दरवाज़ा खोल दिया। पूरी हवेली रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई थी। हवेली के वसी सहन में खूबसूरत सा स्टेज बनाया गया था। कार रोककर वो नीचे उतरी और हमें अपने साथ चलने का इशारा करके हवेली की अंदरूनी जानिब बढ़ गई।
हालांकि मेहमानों के बैठने के लिए एक अलहदा नशिस्तगाह बनाई गई थी। वो इस वक्त जदीद तराश खराश की शलवार कमीज में मलबूस थी, जिसमें बदन के नशेबो फराज छुपने के बजाय उजागर हो रहे थे। मैंने उसके चीख चीख कर अपनी तरफ मुतवज्जा करते नशेबो फराज से निगाहें चुराकर अमजद की जानिब देखा। वो भी इस वक्त इसी तगोदो में मसरूफ़ नजर आया। हम दोनों की निगाहें मिली और बेसाख्ता हमारी होंठों पर हंसी दौड़ गई। लिबास को छोड़ो, कमबख्त के चलने का अंदाज ही ऐसा है कि बुरके में भी अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। अमजद आहिस्ता से बोला और मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? मेरी हंसी सुनकर वो पीछे देखने लगी। कुछ नहीं, अमजद ने कहा और वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। जदीद अंदाज में सजा हुआ ड्राइंग रूम अबूर करके वो हमें एक दरमियाने साइज़ के कमरे में ले आई, जिसकी दीवारों के साथ मुख्तलिफ अनवा की किताबों के मुख्तलिफ खूबसूरत शेल्फ रखे हुए थे। कमरे के दरमियान में एक कीमती सोफ़ा सेट लगा हुआ था, जो मुताला करते वक्त बैठने के काम आता था। मीर नियाज खान उस वक्त इसी सोफ़े पर बैठा मसरूफ़ मुताला नज़र आया। हमें देखते ही उसने किताब बंद करके अपने सामने मौजूद टेबल पर रखी और खुशामदीद, वेलकम, बखैर रागले कहता हुआ बाजू फैलाए उठ खड़ा हुआ। हम दोनों से फर्दन फर्दन मिलकर उसने सोफ़े की तरफ इशारा किया। प्लीज़ तशरीफ़ रखें और गुड़िया तुम जा सकती हो। रज़िया मुंह बनाते हुए वापस मुड़ गई। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था वो भी हमारी गुफ्तगू सुनने की मुतमन्नी थी, मगर अपने वालिद के कहने पर बादल ना ख्वास्ता इसे वापस जाना पड़ा। सबसे पहले तो मैं कल वाले वाक़े पर माज़रत करना चाहूँगा। रज़िया के कमरे से निकलते ही वो बैठता हुआ बोला, आजकल के बच्चे ज़िद में आकर अमूमन वालिदैन के लिए मसाइल का बायस बनते हैं। बहरहाल वो मसला आप दोनों की समझदारी की वजह से खुश असलूबी से तय हो गया। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाया होगा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। रात गई बात गई, और वैसे भी आप हमारी बुजुर्गों की उम्र के हैं। आप हमसे माजरत ना करें। आपको अपने बच्चों की गलती का एहसास है, इतना ही हम दोनों के लिए काफ़ी है। अमजद हैरत अंगेज शराफत से बोला, थैंक यू मिस्टर अमजद। दूसरा, आप दोनों ने मेरी आज की छोटी सी तकरीब में आने की जहमत की, इसके लिए भी मैं दोनों का मशकूर हूँ। जवाबन हम दोनों सारे हिलाकर रह गए। मिस्टर उमर जान, ये तो थी रस्मी बातें। अब आते हैं असल गुफ्तगू की तरफ। आपके और मेरे दरमियान चंद गलत फहमियों के बायस हालात बिगड़ते बिगड़ते रह गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम नादानिस्तगी में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन गए, वरना दोनों अतराफ नाकाबिले तलाफी नुकसान होने का अंदेशा था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन होने से बचा लिया। इसके अलावा आपके घर वालों के साथ चौधरी अकबर ने बहुत जालमाना और बेरहमाना सलूक किया है, और ऐसा काम चौधरी अकबर जैसा घटिया और बुज़दिल शख्स ही कर सकता है। कुछ अर्सा पहले मैं उसके साथ रिश्ता भी जोड़ने वाला था, यहाँ तक कि गुड़िया के साथ उसकी मंगनी भी कर दी थी, मगर बाद में उसके मुतल्लिक तफसीलात जानकर मैं इस काम से बाज आ गया। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुका और फिर दोबारा गोया हुआ। मुझे दरअसल इस इलाके में एक बिज़नेस पार्टनर की ज़रूरत है। इसी मकसद के लिए मैंने चौधरी अकबर से भी ताल्लुकात बढ़ाए थे, मगर वो मेरे काम का ना निकला। अब इस कम उम्री में भी आपकी समझबूझ देखते हुए मैं आपसे बहुत मुतासर हुआ हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर लें। जहाँ तक ताल्लुक़ है चौधरी अकबर से बदला लेने का, तो वो मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। मलक साहब, इस एतमाद और भरोसे का शुक्रिया, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के दौरान आप एक काम की बात याद ना रख सके, और वो ये कि मैं गंडापुर हूँ। आप भी गंडापुर हैं और गंडापुरों की अच्छी बुरी तमाम कदरों से वाकिफ़ होंगे। चौधरी अकबर मेरा दुश्मन है, उससे बदला लेने की इजाज़त मैं अपने अलावा किसी और को नहीं दे सकता। बाकी रही आपके कारोबार के मुतल्लिक ऑफ़र, तो इसके बारे में सोचूंगा, मगर चौधरी अकबर की मौत के बाद मैं माज़रत खा हूँ कि मैं आपकी इतनी शानदार ऑफ़र कबूल करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बहरहाल मेरी तरफ से खुला इनकार भी मत समझें। अपने ज़रूरी काम, जो कि चौधरी अकबर की इबरतनाक मौत है, से फारग होकर मैं आपको ज़रूर कोई मुनासिब जवाब देने की पोजीशन में होऊंगा। कोई बात नहीं मिस्टर उमर जान, उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। मेरी बात का ये मतलब भी नहीं था कि आप अभी हाँ कर दें। घर जाकर सोचें, अपने दोस्त अमजद से मशवरा करें। बहरहाल अब उठें और चलें, ताकि बाकी मेहमानों को भी कंपनी दे सकें और कुछ ठंडा गर्म भी पी लें। हम दोनों उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गए। रज़िया ड्राइंग रूम में हमारी मुंतज़िर थी। हमें देखते ही वो चील की तरह झपटी। डैड, मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? अगर थोड़ी देर मेरे साथ रहें तो। इतनी देर से तो आपके साथ हैं। उसने मुंह बनाया। ठीक है भाई,
अब आप नौजवानों ने हम बूढ़ों को कहाँ खातर में लाना है। थैंक यू डैडी, वो खुशी से चहकी और मीर नियाज सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। आए आपको अपना घर दिखाऊं। बाप के जाते ही वो हमसे मुखातब हुई और हम उसके साथ बिल्कुल पीछे पीछे चल पड़े। हवेली दिखाकर शायद वो अपनी इमारत से हमें मुतासर करना चाह रही थी। बहरहाल हमने भी उसे मायूस नहीं किया और खुश दिली से उसके साथ घूमते रहे। तमाम हवेली घुमाने के बाद वो हमें अपने वसी और खूबसूरत बेडरूम में ले आई। बैठें। उसने अपने जहाजी साइज बेड की तरफ इशारा किया। कैसा लगा मेरा छोटा सा घर? अमजद ने कहा, घर तो बहुत अच्छा है मगर एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की? उसने हैरानी से पूछा। खाने पीने की अशिया की। सुबह से भूखे प्यासे आपकी दावत के मुंतजिर थे। आपने भी शायद हवेली दिखाने की दावत दी थी। ओह सॉरी, वो नादम हो गई, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलें, शायद बाहर खाना भी शुरू हो चुका है। और हम अंदरूनी हवेली से बाहर निकल आए। तमाम लोग उस वक्त खाने के पुरतकल्लुफ़ सजी हुई टेबलों की तरफ बढ़ रहे थे। हम भी उनके साथ शामिल हो गए। खाने के दौरान रज़िया मुसलसल मेरे साथ चिमटी रही और खाने की मुख्तलिफ डिशें उठा उठा कर मेरे आगे धरती रही। गुलरेज भी एक दो दफ़ा नज़र आया मगर निगाहें चुराकर साइड पर निकल गया। खाने के बाद नाच गाने का भी प्रोग्राम था। मेहमान स्टेज के सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए जबकि कुछ चहलकदमी करने लगे। मिस रज़िया, अब अगर हमें इजाज़त दें। किस बात की? उसने मुझे घूरा। वापसी की? कोई वापसी नहीं होगी। आज तुमने मेरे साथ ही रहना है। और हाँ, अगर पीने पिलाने का शौक़ रखते हो तो इसका भी बंदोबस्त है। इसके अलावा नाचने गाने वालियाँ भी आई होंगी। प्रोग्राम के खात्मे पर अपनी पसंद के साथ बकिया रात गुजार सकते हो। शट अप मिस रज़िया। उसकी घटिया गुफ्तगू सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तुमने हमें इतना सस्ता समझ रखा है। चलो अमजद, चलते हैं। मैंने अमजद का बाजू पकड़ा और हम दोनों मीर नियाज खान से इजाज़त लिए बगैर बैरूनी गेट की तरफ चल पड़े। मेरी झिड़क सुनकर वो हक्का बक्का अपनी जगह साकन हो गई थी। हम उस वक्त बाकी लोगों से साइड पर थे, इसलिए कोई हमारी तल्ख गुफ्तगू नहीं सुन सका था। गेट पर खड़े मुहाफ़िज़ों ने भी हमसे कुछ ना पूछा, बस अब गुस्सा थूक दो। हम जैसे ही गेट से निकले, अमजद मुस्कुरा कर बोला, उस गरीब ने अपनी हाई सोसाइटी से मुतारफ़ कराने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वैसे ही इन लोगों से जान छुड़ाना चाह रहा था। ख्वाम का गले पड़ रही थी और उसका बाप भी अपने नाजायज़ कारोबार में हमारी शराकत का मुतमन्नी है। दिमाग ख़राब हुआ है साले का। साले का नहीं, सुसर का बोलो, अमजद ने कहका लगाया और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। हम हवेली से निकलकर थोड़ी ही दूर आए होंगे कि अचानक हवेली से एक कार निकलकर आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ी और हमारे करीब आते ही रुक गई। उससे बरामद होने वाला चेहरा रज़िया का था। वो बुझे चेहरे के साथ हमारे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी जान, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसा घटिया मजाक कम अज़ कम मेरे साथ नहीं करना। मेरी तौबा। उसने कानों को हाथ लगाया। अमजद साहब, आप भी मेरी सिफारिश करें ना। कोई बात नहीं मिस रज़िया, जानू खफा नहीं है, बस वक्ती इश्तियाल है, कल तक ठीक हो जाएगा। कल तक ठीक हो जाएगा? उसने सर झटका। कल तक पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये बात आपको पहले सोचना चाहिए थी। मेरी कोशिश थी कि वो किसी तरह खफा होकर हमारी जान छोड़े, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी कि वो वापस चली जाएगी। तो बाबा सॉरी तो कर दिया है, क्या पाँव पड़ जाऊं? लो ये भी कर लेती हूँ। वो नीचे की तरफ झुकी मगर मैं जल्दी से पीछे हो गया। क्या कर रही हो बेवकूफ़? वही जो आप चाहते हैं, वो अफसुर्दगी से बोली। अच्छा आइंदा ख्याल रखना। अब हमें जाने दो, फिर कहीं मुलाकात होगी। मैंने उससे जान छुड़ाना चाहिए। शुक्र है खुदा का आप राज़ी हो गए। वो खिल उठी। चलो बैठो गाड़ी में, मैं आपको छोड़ आती हूँ। शुक्रिया, हम चले जाएंगे। इसका मतलब है आप अभी तक नाराज़ हैं। चलो बैठो यार, इसने वैसे जान नहीं छोड़नी। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोली। रास्ते में भी उसकी ज़ुबान नॉन स्टॉप चलती रही, यहाँ तक कि हम अपने घर पहुँच गए। उसने हमें खुदा हाफिज़ कहते हुए गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी। बॉडीगार्ड साथ नहीं है, एहतियात से जाना, अमजद ने उसे नसीहत करते हुए कहा और उसने सर हिलाते हुए अपनी कार आगे बढ़ा दी। अब क्या इरादा है? लिबास बदल कर चलते हैं। क्वार्टर के बाहर ही उस कमीने का इंतज़ार करेंगे। और अमजद ठीक है कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद ही हम कपड़े बदलकर मुंह पर मफलर लपेटे इंस्पेक्टर ताहिर के क्वार्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसका क्वार्टर थाने के करीब ही था। वो शादीशुदा था और अपने बीवी बच्चे उसने शहर के अंदर एक शानदार कोठी में रखे हुए थे। वो हमेशा जुम्मे के दिन पिछले टाइम
घर जाता। हफ्ता इतवार घर में गुजार कर वो सोमवार की सुबह वापस आ जाता था। अलबत्ता इस दौरान कोई ख़ास मसला दरपेश हो जाता तो थाने वाले उसके पीछे फ़ोन कर देते थे, जिसकी बिना पर वो फिलफौर वापस थाने पहुंच जाता। हफ्ते के बाकी अयाम वो अपने क्वार्टर ही में गुजारता था। रिश्वतखोर होने के अलावा वो शराब नोश और दूसरे बहुत से गलत कामों में भी मुलव्विस था। उसके मुतल्लिक ये सारी मालूमात मुझे नज़र गुल से मालूम हुई थीं, जो इसके क्वार्टर तक जाते हुए मैं अमजद के गोश गुजार कर दी थीं। जारी है।